हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दक्षता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन, CBE। तो देखेंगे इसमें कि ये क्या होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और कैसे इसमें आकलन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करते हैं दक्षता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन, CBE। आज मैं आपको ये अवधारणा, इसकी क्या है वो सब, इसके और हमें क्यों चलना पड़ा, ये सब बाद में बताऊंगी। आज मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसको प्रैक्टिकली क्लास में कैसे किया जा रहा है। अगर आपको वो समझ आ गया तो ये क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं बात कर रही हूँ कक्षा 4 की और मैथ्स सब्जेक्ट की। ठीक है, ये जो हमारा ये जो दक्षताएं हैं ये FLN के अंडर चल रही हैं। तो ये हमारे काम करती हैं भाषा और गणित के लिए। तो इसमें ना एक तालिका बनी होती है क्लास में क्या होता है, एक तालिका बनी होती है ऐसे। ठीक है, अब उस तालिका में 2 कॉलम होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में जितने बच्चे होते हैं उतनी पार्टीशन होते हैं। ठीक है, 30 बच्चों की ये तालिका होती है, एक तालिका 30 बच्चों की होती है। और इधर लिखी होती हैं हमारी दक्षताएं। अब ये दक्षताएं क्या हैं, देखिए हमारी 2017 में प्राइमरी क्लासेस के लिए NCERT ने कुछ दक्षताएं निर्धारित कर दी थी। 2019 में जो जूनियर क्लासेस हैं उनके लिए। तो मैं बात कर रही हूँ कक्षा 4 की। तो इसमें क्या होता है, दक्षताएं वो हैं कि एक बच्चे से उम्मीद की जाती है कि अगर वो कक्षा 4 में है तो उसको मैथ्स की इतनी चीज़ें आनी चाहिए, होती तो सिलेबस से रिलेटेड ही हैं। और उन दक्षताओं के लिए हर एक के लिए कोड होता है उनकी पहचान के लिए। वो कैसे लिखा होता है, जैसे कि मैथ्स के लिए हो गया M401, हिंदी के लिए हो गया H041। अब ये M से मैथ्स हुआ, ये H से हिंदी हो गया। 4 यानी क्लास और 01 दक्षता। ये जो दक्षताएं हैं कक्षा 4 में 16 हैं। तो लास्ट दक्षता के लिए कोड होगा M4016 और हिंदी के लिए होगा H416। ठीक है, 416। तो देखिए ये जो कोड है ये M और H बताते हैं सब्जेक्ट को, अगली डिजिट बताती है क्लास को और अगली डिजिट बताती है हमारी कि बच्चे की कौन सी दक्षता पर काम किया जा रहा है। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इस पर काम किया जाता है, कैसे इसका आकलन किया जाता है। अब इधर तो हो गए बच्चों के नाम, जैसे कि A B C ये बच्चे हैं, D मेरी क्लास में 80 बच्चे हैं तो मैं 3 तालिकाओं का यूज़ करती हूँ। ठीक है, एक तालिका में 30 बच्चे आते हैं। इधर लिखी होती है M01 जो मैंने अभी आपको बताया 2 3 S16, ये होती है हमारी तालिका। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब हर एक बच्चे की दक्षता के हिसाब से काम किया जाता है कि अगर कोई बच्चा इसमें जो दक्षताएं हैं मैं आपको बता देती हूँ कैसी होती हैं। जो कक्षा 4 की है मैथ्स की पहली, वो है कि बच्चा जो है 6 अंकों की संख्याओं यानी कि लाख तक की जो संख्याएं हैं उनको लिख पाता है, शब्दों में, अंकों में, उनको घटते बढ़ते क्रम में लिख पाता है, उनको व्यवस्थित तरीके से लिख पाता है। दूसरा कि वो 6 अंकों की संख्याओं को जोड़ और घटा कर सकता है। तीसरा कि वो जो है भाग कर सकता है 5 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों की संख्या से। ठीक है, इसी तरह से आगे के बच्चे जो हैं आकृतियों को समझते हैं, खुली और बंद आकृति को बता सकते हैं। उसके बाद इनका लेवल थोड़ा सा आगे जाके बढ़ता जाता है कि बच्चा जो है टाइम देखकर बता सकता है और टाइम से रिलेटेड उसको चीज़ें क्लियर हैं। उससे एक होता है कि डाटा वो पढ़कर बता सकता है, डाटा से कंक्लूजन निकाल सकता है। तो इस तरह की दक्षताएं हैं 16। मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ, हिंदी में भी 16 है। कक्षा 4 की 3 तक ये 14 दक्षताएं हैं। तो करना क्या होता है, एक बच्चा क्लास में अच्छा है, उसने इस वाली दक्षता को M401 को सपोज़ आते ही अप्रैल में एडमिशन हुआ और उसने
जून जुलाई अगस्त में उसने सपोज जुलाई में उसने उसको पूरी तरीके से समझ लिया, तो यहाँ पर जिस भी डेट में उसने वो चीज़ क्लियर की है, मतलब उसको समझ आ गई है, आप सेटिस्फाई हो चुके हैं कि हाँ इस बच्चे ने ये वाली चीज़ समझ लिया, तो आप उसकी डेट मेंशन कर देंगे। ठीक है, सपोज दूसरे बच्चे ने खुद 4 महीने हो गए उसने नहीं की, तो उसका कॉलम खाली रहेगा। वो 4 महीने बाद करता है, तो जिस भी डेट में वो करेगा वो यहाँ पर डेट मेंशन हो जाएगी दूसरे बच्चे वाली। हो सकता है उस टाइम तक जो पहला बच्चा है वो उसने दूसरी भी दक्षता कर ली हो, तो उसकी यहाँ पर डेट मेंशन हो जाएगी। तो एक बच्चे की उसने कौन कौन सी दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं, हम यहाँ से देखेंगे कि अच्छा ए जो बच्चा है वो एक दक्षता 1 भी उसने प्राप्त कर ली है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। अच्छा ये बी वाले ने अभी ये पहली पे ही है, चलो कोई बात नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आपको लाइन से चलना है, नहीं। मैंने देखा कि पहली दक्षता मुझे लगा कि बच्चे को 6 अंक की संख्या शब्दों में, अंकों में और उनको घटते बढ़ते क्रम में टाइम लग रहा था, तो मैंने दक्षता 2 पर काम शुरू कर दिया। किसी बच्चे के, कमज़ोर बच्चे की बात बता रही हूँ, क्योंकि वो जोड़ घटा आसानी से कर लेता है, तो ये उसने दक्षता प्राप्त कर ली और पहली नहीं हुई, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि खुली और आकृति बच्चा, खुली और बंद आकृति सबसे इजी वाली थी, वो सब समझ लेंगे, तो मैंने ये वाली करा दी, इसको स्किप करा दिया। तो आपको ऐसा नहीं है कि लाइन में करनी है, नहीं। जो बच्चा आपको लग रहा है, संभावना तो पता चल जाती है कि ये बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, तो हर बच्चे की, कहने का मतलब ये है कि अब क्लासेस में एक तरीके की पढ़ाई नहीं चलती है। हो सकता है जो बी बच्चा है वो दूसरी दक्षता पर आप काम कर रहे हैं, डी की आप 5वीं पर कर रहे हैं, ई की आप 3री पर कर रहे हैं, फिर एफ की आप 7वीं पर कर रहे हैं, तो ऐसा आपको करना पड़ सकता है। देखिए ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चा बिल्कुल अलग अलग चल रहा है। ऐसा होता है कि लगभग 80 क्लास में मेरे बच्चे हैं, तो 20 बच्चे सपोज एक दक्षता के लगभग आसपास है ना, तो ये टीचर के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और उसका जो मेन मकसद है वो एक तो ये है कि बच्चे की समझ कितनी है उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से हो सके, कि अगर कोई आता है आपको बताना पड़े कि अच्छा उसने ई बच्चे से को उठाया, ठीक है, और आपको एकदम से पता होगा कि इसकी 2 डेट ये आपने मेंशन की है, 2 डेट ये, कि देखिए सर इसने इस वाली, ये बच्चा जो है इसको ये आता है, लेकिन ये जो 3 वाली दक्षता है ये इसने अभी प्राप्त नहीं की है, तो मैं इसकी इस दक्षता पर काम कर रही हूँ। तो ये जो एक प्रैक्टिकली इस एजुकेशन में काम क्या हो रहा है ये मैंने आपको बताया। अब इसमें एक शब्द आएगा आपका लर्निंग आउटकम। चलिए पहले उसको भी बाद में देखेंगे, पहले अब देख लेते हैं इसमें मैंने थ्योरी में है क्या। देखिए अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, तो अलग अलग सीखने की उनकी क्षमता होती है, ठीक है, उनकी एज में भी डिफरेंस होता है, उनकी हर तरीके की स्थिति में अंतर होता है। तो जब उनकी परिस्थितियों में ही अंतर है तो उनके सोचने, समझने, सीखने में सब में अंतर होता है, तो उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए, और एक ही तरीके से अगर हम सोचें कि उनकी एक ही सीमित शिक्षा प्रणाली में हम उनको पढ़ा लें, तो हमें क्या हो रहा था, हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो बच्चे को, हम बच्चे के स्तर को ध्यान में रख कर एक जैसी शिक्षा नहीं दे सकते, मतलब बच्चे का स्तर तो अलग अलग है लेकिन हम एक जैसी शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा था, हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए ये सब कुछ काम किया गया। और इससे क्या हो रहा था, जैसे हम पहले एग्ज़ाम होता था, अच्छा ये जो मैंने आपको तालिका बताई ये वर्ष भर आप भर सकते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने महीने में इतनी दक्षताएं प्राप्त करानी है, नहीं। आप पूरे साल आप देखते रहें, आराम से एनालिसिस करते रहें और डेट मेंशन करते रहें। अगर कोई बच्चा उस नहीं कर रहा है तो उसकी वो वाली ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पहले क्या, जैसे हम बच्चा जो है एक ही टाइम पर हम उसका टेस्ट लेते थे, एग्ज़ाम होता था, तो क्या हो गया कि बच्चा या तो हार गया या जीत गया, तो जीवन भर उसके दिमाग में ना यही चलता रहता है, हार जीत वाली जो तरीके होते हैं ना जीवन जीने के, वही हो जाते हैं। कक्षा 3 के अंत तक तो वो बिल्कुल उसका माइंड सेट हो जाता है। अब इसकी ओर हमें बढ़ना ही क्यों पड़ा, देखिए बढ़ना तो इसीलिए पड़ा क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। अब रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे तो नई नई तकनीकें जो है, मतलब नई स्ट्रैटेजी बनाई कि जो बच्चा है उसके विकासात्मक तत्परता से मेल खाने वाली हम दक्षता बनाएं, ठीक है। ये जो व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा दी जाए, तो हर बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान दिया जा रहा है। और
एक इसमें ख़ास बात ये है इसकी, मुझे जो लगती है विशेषता, कि इसमें ना तो उम्र ना समय, एज कोई फैक्टर नहीं है और कोई टाइम भी कोई बाउंडेशन नहीं है। बस क्या करना है, उस दक्षता में एक बच्चे को निपुण करना है, तब अगले स्तर पर जाना है। अगर बच्चे ने ऐसा भी नहीं कि आपको लाइन से चलना है, ठीक है। आप किसी भी एक दक्षता को जो आपको लगता है बच्चा अचीव कर सकता है उस पर काम कीजिए, अगली दूसरी देखिए। उसके बाद इसमें आकलन क्या होता है, इसमें एक तो दो आकलन वर्ष भर चलता रहता है और उसमें पता चल जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है और कहाँ उसे कठिनाई आ रही है। इसकी जो विशेषता है, सबसे बढ़िया जो मैं आपको बता रही हूँ उसकी विशेषता यही है कि इसमें किसी भी आयु या फिर किसी टाइम बाउंडेशन नहीं होता। केवल एक स्तर से अगले स्तर में जाने के लिए बच्चे को मतलब वो चीज़ आ जानी चाहिए, वो उसमें दक्षता में निपुण हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारी लर्निंग आउटकम्स है बिल्कुल स्पष्ट और मापने योग्य होने चाहिए। ऐसे ना हो कि इनको आप देख ही ना, मतलब इनका आकलन ही ना कर पाए, ठीक है। ये एक रचनात्मक आकलन होता है जो वर्ष भर चलता रहता है। इससे बच्चे की गहरी समझ और वो उसको उसके जो स्किल्स हैं वो आप आराम से उनका आकलन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक बार बार टर्म आएगी लर्निंग आउटकम। मैंने अभी बोला भी है लर्निंग आउटकम क्या होते हैं। लर्निंग आउटकम ना एक वो दक्षताएं, वो रिजल्ट्स होते हैं जो हम एक बच्चे से चाहते हैं, साधारण भाषा में कि एक रिजल्ट्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा कक्षा 4 का हमें ये रिज़ल्ट दे। मतलब ये कि जो भी हम रिज़ल्ट बच्चे से चाहते हैं कि देखिए उन परिणामों से है जो कक्षा में जो बच्चा पढ़ रहा है, होते तो वो उसके सिलेबस से रिलेटेड ही हैं। जैसे मैंने भी बताया कि अब हिंदी के मैं आपको बताऊं तो हिंदी के इस तरह से है कि बच्चा धारा प्रवाह पढ़ सकता है। फिर बच्चा दूसरा होगा कि बच्चा जो है कहानी सुनकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है। तो ये मापने योग्य ही होते हैं और होते तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही हैं। अब इनकी ओर हम कैसे और क्यों बढ़े, देखिए जो हमारी NEP 1986 आई थी उसमें संशोधन हुआ था 92 में। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के एक्शन उसको नाम दिया गया था। उसमें हमारे न्यूनतम स्तर सीखने के मिनिमम लर्निंग लेवल निर्धारित कर दिए गए थे। अब फिर क्या हुआ, NCERT ने इस PDF को आप आराम से बाद में पढ़ लेना, मैं आपको केवल इसका रिज़ल्ट बता रही हूँ क्या है। 2 फरवरी 2017 को संशोधन किया गया और फिर क्या हुआ, नियम 23(2) में संशोधन किया गया। तो NCERT ने क्या किया, सभी राज्यों के कक्षावार विषयवार यानी कि क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज लर्निंग आउटकम तैयार किए कि इस क्लास के बच्चे को इस सब्जेक्ट में इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। लर्निंग आउटकम तैयार किए। अब वो लर्निंग आउटकम 2017 में तो प्राइमरी तक थे, 2019 में 6, 7, 8 के लिए भी आ गए। अब ये जो लर्निंग आउटकम होते हैं ये निर्धारित कर दिए गए और इनका आकलन वर्ष भर चलता रहता है। एक टीचर जो है जब भी कोई बच्चा किसी दक्षता को प्राप्त कर लेता है उसके सामने उसकी डेट मेंशन कर देता है, ठीक है। और ये लर्निंग आउटकम जो होते हैं ये जब हमारी कोई दक्षता बच्चे ने प्राप्त कर ली है और वो उसके व्यवहार में दिख रही है, यानी कि ऐसा सपोज़ जोड़ की अगर मैं बात करूँ, जोड़ घटा बच्चा कर पा रहा है कक्षा 4 का और सपोज़ वो दुकान पर जाता है ना, या हमें वो बच्चा दुकान पर गया, उसने कोई सामान ख़रीदा और वो सही से उसका हिसाब किताब कर पा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि हाँ वो लर्निंग आउटकम उसने अचीव कर लिया है बच्चे ने, ठीक है। लर्निंग आउटकम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो सीखा गया है उससे आउटकम क्या आया है, ये व्यवहारिक बात है। लेकिन हम क्लास में इसे कैसे करते हैं कि सपोज़ मैंने देखिए जोड़ घटा या इनको तो आप करा के देख लेंगे, आपको आराम से पता चल जाएगा और आप आराम से इसकी डेट मेंशन कर सकते हैं। आप ओरली भी बच्चों से हिसाब किताब कि आप एक दुकान पर गए, आपने इतने पैसे दिए, आप कितने वापस लाओगे, इस तरह के क्वेश्चन आंसर से बहुत ही ईजिली आप बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया है कि इस जो ये दक्षता आधारित जो शिक्षा है इसमें काम कैसे किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ इसको PDF को पढ़कर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए ज़रूरत तो इसीलिए पड़ी क्योंकि भाई रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, बच्चे अलग अलग टाइप के थे और एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये जो मैंने आपको बताया है लर्निंग आउटकम
क्या है, दक्षता आधारित शिक्षा क्या है, उसमें काम कैसे किया जा रहा है, वो समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आ गया है समझ तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।